सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहां कोडिंग सीखना और करना है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट सीरीज के एपिसोड 6 में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बिगिनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या फिर अब बहुत सारे लोग इसको इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब सोचो, रियल लाइफ में हम हर वक्त जैसे डिसीजन लेते हैं, जैसे इस वीडियो को लाइक करो या नहीं, बिल्कुल वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हम कोड को कंडीशन के बेसिस पर चला सकते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। आप अपने कोड को सिखा सकते हो डिसीजन लेना यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स। और इसी टॉपिक पर हम करने वाले आज डीप डाइव फ्रॉम बेसिक लॉजिक टू रियल वर्ल्ड प्रोग्राम, सब कुछ कवर रहेगा इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोड स्मार्ट डिसीजन ले तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको जल्द ही उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। ऑलराइट, तो फटाफट से आज का हेडिंग दे देते हैं जल्दी से, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या फिर आप इनको बोल सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब बेसिकली ये है क्या, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट एज, ठीक है, और वो उस एज के अंदर ना एक वैल्यू दे देता हूँ 20 करके। इट मीन्स मेरा जो एज है उसके अंदर वैल्यू है मेरे पास में 20। अब मैं चाहता हूँ कि अगर जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होगा तो ही वो एलिजिबल हो सकता है वोट करने के लिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा इफ कंडीशन, और देख रहे हो अब नीचे सिंटेक्स में आ ही जाता है। जैसे मैंने इफ लिखा तो नीचे सिंटेक्स का सजेशंस मेरे पास में आ गया। मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा कंडीशन पूछ रहा है। अब हमारा कंडीशन क्या है कि मेरा जो एज है वो कब होना चाहिए वोट के एलिजिबल, तो जब वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 हो तब वो एलिजिबल होना चाहिए कोई भी पर्सन वोटिंग के लिए। इस हिसाब से मैंने ये मेरा कंडीशन यहाँ पे दे दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर एलिजिबल, ठीक है, सॉरी, एलिजिबल, ओके। सो ये मैंने सिंपल से लिख दिया यू आर एलिजिबल। अब क्या ये कंडीशन सच है मेरे पास में? तो जैसे कि देख सकते हो एज है वो मेरे पास में है 20, और यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दिया है कि जो एज वेरिएबल है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होना चाहिए 18 से। इट मीन्स ये मेरा कंडीशन ट्रू है। तो जब कभी भी आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है, आप नीचे वाले लाइन में एंटर करते हो। नीचे वाला लाइन क्या बोल रहा है कि यू आर एलिजिबल, ये कंसोल करा दो तो उठा रहा है यू आर एलिजिबल, ठीक है। इन केस अगर मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, अब मेरा जो एज है वो है 5, तो क्या ये कंडीशन में कभी आ सकता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए 18 की। बट राइट नाउ मेरा जो कंडीशन है उसके हिसाब से एज जो है मेरा वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एज है वो 5 है। तो यहाँ पे मेरे को क्या प्रिंट हो सकता है? यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों कुछ नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ के बाद अगर ये कंडीशन रन हो जाता है उसके बाद का स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड एल्स लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा मेरे पास में, यू आर नॉट एलिजिबल। इफ इन केस अगर मैं 18 से बड़ी वैल्यू देता हूँ 25, तो जैसे ये कंडीशन चेक हो जाएगा ये कंडीशन वैलिड गिनाएगा और मेरे पास प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को मैं फॉल्स करता हूँ तो जैसे ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा, तो अगर ये पार्ट रन नहीं होगा तो कौन सा पार्ट रन होगा? तो वो होगा हमारा एल्स वाला पार्ट, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बेसिक है, आपको खाली इफ लगाना है। अगर वो कंडीशन सही हो जाता है तो वो इफ वाले कॉलम में रन हो जाएगा। अगर आपका वो कंडीशन सच नहीं होता है तो तब आपको दूसरा प्रिंट कराना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एल्स। तो आई होप कि आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। ये तो था सिंपल सा कंडीशन स्टेटमेंट। अब इसको और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स समझाता हूँ आपको। अब नेस्टेड मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक, इस तरीके से इफ एल्स। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ जो फाइंड करेगा मैक्सिमम एंड जो फाइंड करेगा मिनिमम। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे लेट
a इक्वल टू 10, मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल टू 10 करके, उसके बाद b इक्वल टू 20 करके, मेरे पास एक और वेरिएबल है b इक्वल टू 20 करके, एंड थर्ड वेरिएबल है मेरे पास में c इक्वल टू 5 करके। अब तीन वेरिएबल है मेरे पास में, फर्स्ट का है a इक्वल टू 10, दूसरे का है b इक्वल टू 20 एंड थर्ड वन का है c इक्वल टू 5। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों फाइंड करना है। अब मैं दोनों कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे कंडीशन लगाता हूं। सबसे पहले मुझे a को कंपेयर करना पड़ेगा b के साथ में, तो मैं लिख देता हूं इफ a जो है वो अगर लेस देन होता है b के, तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया। इफ इन केस अगर मेरा जो a लेस देन होता है b के, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन चलाऊंगा जहां पे मैं उसको कंपेयर करूंगा c के साथ में। c a को मैंने b के साथ में तो कंपेयर कर दिया, अब मैं किसके साथ कंपेयर करने वाला हूँ, c के साथ में। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया इफ a लेस देन टू c, ठीक है। अब अगर वो a लेस देन टू c होता है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा log a इज स्मॉलेस्ट। सिंपल मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया a इज स्मॉलेस्ट। अगर वो स्मॉलेस्ट नहीं है, इट मीन्स वो बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूसरा चीज प्रिंट कराऊंगा एल स्टेटमेंट के अंदर। तो कौन बड़ा है, तो भाई a बड़ा है, तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ c को स्मॉलेस्ट करा देता हूँ, c इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं फिर से एक और बार समझाता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, a को b के साथ में कंपेयर किया। जैसे ही मेरा a को b के साथ में कंपेयर किया, इफ इन केस अगर वो a जो है वो छोटा होता है b से, इफ a इज स्मॉलर देन b, तो वो नीचे की कंडीशन में आएगा। जहां पे हमने b के साथ तो उसको एक बार कंपेयर कर दिया, तो हम किसके साथ कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, c के साथ में। तो यहां पे आ जाएगा वो इस सेक्शन के अंदर, जहां पे मैं उसको कंपेयर करने वाला हूं c के साथ में। अगर वो c से भी छोटा है, इट मींस a सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, नहीं तो कौन स्मॉलेस्ट है, c स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, तो मैं यहाँ पे लगाता हूं एल्स, ठीक है। अब जब वो एल्स पार्ट में आ रहा है तो मुझे उसको कंपेयर कराना है b को और c के साथ में, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, b इज लेस देन c। अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे कंसोल करा दूंगा log के b इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। नहीं तो अगर ये सच नहीं होता है तो मैं यहाँ पे एक और प्रिंट कराऊंगा एल्स, जहां पे मैं प्रिंट करा दूंगा c इज स्मॉलेस्ट। जल्दी से इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से फिर से एक बार पूरा प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास में तीन वेरिएबल है a, b एंड c, जहां पे मुझे उनका मैक्सिमम या फिर मिनिमम उनको फाइंड करना है। उसके अंदर सबसे पहले मैंने a को कंपेयर किया b के साथ में। इफ अगर a स्मॉल होता है b के साथ में, तो मैं नीचे की कंडीशन में आ जाऊंगा जहां पे मैं a को कंपेयर करूंगा c के साथ में। तो वहां से मेरा जो भी आउटपुट रिजल्ट है वो मुझे वहां पे सिंपल मिल जाएगा। अब मैं कंपेयर करने वाला हूं b एंड c को, जहां पे मैं सिंपल क्या करूंगा, b एंड c को कंपेयर करूंगा, और जैसे ही b एंड c को कंपेयर हो जाएगा मेरा उसका भी आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो ये लिखा है c इज स्मॉलेस्ट। अब अगर मैं c को बड़ा कर देता हूँ, सबसे बड़ा मैंने 50 कर दिया, और यहाँ पे सबसे जो छोटा है वो है हमारे पास में a, तो अब यहाँ पे दिखेगा a इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ये नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या, कि इफ एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स जब हम लिखते हैं उस चीज को हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ये आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, मतलब एक इफ एल्स के अंदर दूसरा कंडीशन, उसके बाद दूसरा कंडीशन, उसके बाद दूसरा कंडीशन। इट डिपेंड्स ऑन योर कोड कि आपको इसको कितना बड़ा करना है, बट ज्यादा इसको बड़ा मत करना, वरना आपके लिए ही कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो आई होप कि आपको नेस्टेड इफ एल्स भी समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लेट x इक्वल टू 15, फिर y इक्वल टू 9, देन यहाँ पे देता हूँ z इक्वल टू 27। तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल बनाया है। अब मैं सिमिलर पैटर्न में, जैसे मैंने ऊपर में किया था सेम टू सेम, वैसे ही यहाँ पे भी फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले इफ कंडीशन लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं कंपेयर करने वाला हूँ x को y के साथ में। अगर x ग्रेटर देन होता है y के साथ में, अब मैं x को z के साथ में कंपेयर कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ x ग्रेटर देन z, ठीक है। इफ इन केस अगर x बड़ा हो जाता है z से, तो मैं यहाँ पे कंसोल करा दूंगा कि x इज ग्रेटर देन, या फिर हम बोल सकते हैं x इज लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लार्जेस्ट। चलो अब अगर x लार्जेस्ट नहीं होता है तो मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन में आ जाऊंगा, जहां पे मैं कंसोल कराऊंगा z को, और मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा z इज
लार्जेस्ट। ठीक है, ये दोनों कंपैरिजन हो जाता है, उसके बाद मैं y को कंपेयर कराऊंगा z के साथ में। ठीक है, तो जल्दी से नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ एल्स कंडीशन देता हूँ, यहाँ पे इफ आ जाएगा, इफ के अंदर मैं लिखने वाला हूँ y अगर ग्रेटर देन होता है z से, तो आप क्या कर दो, सिंपल कंसोल कर दो कि y इज लार्जेस्ट। ठीक है, नहीं तो आप क्या करा दो, सिंपल कंसोल कर दो x इज लार्जेस्ट। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे खाली मुझे माइनर से चेंज करना है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने किसको कंपेयर किया, x को कंपेयर किया है y के साथ में। तो अगर ये ट्रू हो जाता है, इफ x बड़ा होता है, तो मुझे उस x को कंपेयर करना है z के साथ में, तो वहां पे मेरा कंडीशन ये होगा। इफ अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो इट मीन्स मेरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि y बड़ा होगा, तो अब मैं y को कंपेयर करूंगा z के साथ में, अब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो मुझे यहाँ पे सिंपल नंबर में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है z इज लार्जेस्ट, तो यस z इज लार्जेस्ट है। अब मैं यहाँ पे y को लार्जेस्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y इज लार्जेस्ट। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा। तो सिंपल मैं स्टार्टिंग सबको समझाता हूँ। फर्स्ट हमने कंडीशन स्टेटमेंट देखा, जहाँ पे हमने नॉर्मल इफ एंड इफ एल्स देखा, उसके बाद हमने नेस्टेड इफ एल्स देखा, जहाँ पे एक के अंदर एक और इफ एल्स है। ठीक है, उसके बाद हमने मीन एंड मैक्सिमम नंबर दोनों फाइंड आउट किया यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब जो थर्ड हम देखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ, और बहुत सारे लोग इसको लैडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो जल्दी से ये भी एक बार समझ लेते हैं कि लैडर स्टेटमेंट क्या होता है या फिर इफ एल्स इफ किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, सिंपल यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट नंबर इक्वल टू 2। जस्ट एक वेरिएबल है, जब मैंने नंबर 2 लिखा है। अब मैं यहां पे देता हूं इफ अगर मेरा जो नंबर है वो बराबर होता है 1 के, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कंसोल करा दूंगा, एड आइटम टू कार्ट। सिंपल मैंने इस तरीके से एग्जाम लिखा है, जब मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने नंबर को कंपेयर किया है 1 के साथ में। अगर ये सच नहीं होता है तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, एल्स स्टेटमेंट में आ जाऊंगा, जहाँ पे मैं इफ वापस से यूज करने वाला हूं, और इसको ही हम बोलते हैं लैडर स्टेटमेंट, जहां पे हम इफ एल्स इफ को यूज करते हैं। अब मैं यहां पे चॉइस देने वाला हूं, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर को चूज करने वाला हूं 2 से। इफ इन केस अगर मेरा नंबर जो है वो 2 होता है, तो मैं यहां पे लगा दूंगा आइटम रिमूव फ्रॉम कार्ट। ऑलराइट, चलो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट अगर नंबर 1 होता है तो मैं उसको आइटम को ऐड करा दूंगा कार्ट के अंदर। इफ इन केस अगर मेरा नंबर 2 होता है तो मैं उसको रिमूव करा दूंगा कार्ट में से, और वहां पर वापस से मैं लिखता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पे मैं तीसरा कंडीशन दूंगा जहां पे मैं नंबर को चेक कराऊंगा 3rd के साथ में। अब इसके अंदर मैं क्या देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इसको व्यू कार्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू कार्ड। ठीक है, और अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे सिंपल लगा दूंगा एल्स, और उसके अंदर मैं उसको कंसोल करा दूंगा इनवैलिड चॉइस। तो मैं जल्दी से यहाँ आता हूँ, इनवैलिड चॉइस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल लैडर स्टेटमेंट। मतलब क्या कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इफ एल्स कंडीशन को जो हम लिखते हैं उसी चीज को हम बोलते हैं लैडर स्टेटमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो चुका है, आइटम रिमूव फ्रॉम कार्ट। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एड आइटम टू कार्ट। अब इसी चीज को अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा व्यू कार्ट। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लैडर स्टेटमेंट। ठीक है, इफ इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट होता है यहाँ पे नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अब हम इसी लैडर स्टेटमेंट का एक छोटा सा एक और प्रोग्राम बनाने वाले हैं जहां पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज करने वाले। तो कैसे, तो जल्दी से हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर यूजिंग लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम। ठीक है, मैं नीचे आता हूं, फटाफट से हेडिंग दे देता हूं इफ एल्स इफ, यहां पे देंगे लैडर स्टेटमेंट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ऑलराइट, तो जल्दी से नीचे आते हैं। मैं यहाँ पे एक ग्रेड सिस्टम का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट मार्क्स इक्वल टू 76। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है जिसके पास मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और उस मार्क्स के अंदर मैंने उसमें 76 मार्क दिया हुआ है। अब इसी कंडीशन को हम चेक करेंगे इफ अगर हमारा जो मार्क्स होता है वो अगर होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, या फिर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स अगर वो लेस देन इक्वल टू होता है 100 के, तो हम उसको मार्क देने वाले हैं ग्रेड ए। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ ग्रेड
ए, और आई थिंक ग्रेड ए प्लस देना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं यहाँ पे ग्रेड ए प्लस दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी पर्सन का मार्क 90 से अप होता है या फिर 100 के आसपास में होता है या फिर 100 से लेस देन होता है, तो उस पर्सन को हम देंगे ग्रेड ए। नहीं तो वाले मार्क्स को हम फिर से लिखने वाले हैं यहाँ पे एल्स इफ, नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क्स अगर कोई भी होता है ग्रेटर एंड इक्वल टू 80, और उस मार्क को हम कंपेयर करेंगे इस 90 वाले के साथ में। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ एंड मार्क्स अगर वो लेस देन होता है 90 से, तो हम उसको देंगे ग्रेड ए दे देंगे। चलो यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट हमने उसको 90 के अप कंपेयर किया है विद इन 100, उसके बाद हमने 80 एंड 90 के बीच में कंपेयर किया जहाँ पे हमने उसको ग्रेड ए दिया है। अब आगे का देखते हैं एल्स इफ के यहाँ पे हम लगा देंगे इफ स्टेटमेंट। इसके अंदर हम मार्क्स को कंपेयर करेंगे 70 एंड 80 के बीच में। तो मैं अब लिख देता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 70 एंड जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट, एंड जो भी मार्क्स है, ठीक है, अगर वो लेस देन होता है 80 के, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको ग्रेड दे देंगे ग्रेड बी, ऑलराइट, ठीक है। और एक और प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे हम उसमें एल्स इफ फिर से देंगे, अगर उसके जो मार्क्स होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होते हैं एंड उसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं लेस देन 70, तो अब हम उसको ग्रेड दे देंगे सी। चलो यहाँ पे दे देते हैं उसको ग्रेड सी। चलो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्स अगर किसी के और काम होते तो अगर किसी और कम होते तो हम उसको फेल करा देंगे। चलो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल, यहाँ पे लगाते हैं लॉग और इस जगह पे हम इसको करवा देते हैं फेल। ठीक है, अब मेरा जो मार्क्स है वो 76 है, तो जैसे ही मैं आता हूँ मैं ग्रेड बी में आ जाता हूँ। अब मुझे ग्रेड बी नहीं पसंद है, मुझे थोड़े हायर मार्क्स चाहिए, तो मैं 98 ले लेता हूँ। ठीक है, 99 नहीं लेंगे क्योंकि वो रिजर्व वर्ड हो गया डेटॉल का, क्योंकि वो 99.9% कीटाणुओं को मार देता है, तो इस हिसाब से मैं 99 को नहीं लूंगा, वो रिजर्व कीवर्ड है मेरे लिए। तो ठीक है, अब इसको हमने 98 करा दिया, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास में ग्रेड ए प्लस। इफ इन केस कोई भी बच्चा 50 लेके आता है तो हमने उसको क्या करवा दिया, फेल। ठीक है, हमारा जो स्कूल है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए कोई भी बच्चा अगर कम मार्क्स लेता है तो डायरेक्ट हम उसको फेल ही करा देंगे। सो आई होप कि आपको ये ग्रेड सिस्टम बेस जो है वो पूरा समझ में आया होगा। ये पूरा हमने ग्रेड सिस्टम बनाया यूजिंग लैडर स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं जहां पे हम इसी चीज को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे रेंज बेस्ड प्रोग्राम के हिसाब से। अब रेंज बेस्ड प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे स्कोर को डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, कैसे, चलो मैं इसी चीज को यहाँ पे कमेंट करता हूँ, इसी चीज का एक और वर्जन निकालता हूं मैं। यहाँ पे हम उसको हेडिंग दे देते हैं, सॉरी, रेंज बेस्ड प्रोग्राम। अब सपोज करो कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसका जो स्कोर है वो मैंने दे दिया है उसको 85%। ठीक है, उसका जो स्कोर है वो 85 है। तो अब मैं स्कोर के हिसाब से प्रोग्राम करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा स्कोर, अगर उसका जो स्कोर है वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 होता है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, सिंपल उसका ग्रेड दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका जो ग्रेड है वो है ए प्लस। ठीक है, इस तरीके से। एल्स इफ अगर उसका जो एल्स इफ अगर उसका जो स्कोर है वो अगर लेस देन होता है इक्वल टू 80, सॉरी ग्रेटर देन होता है इक्वल टू 80, तो हम उसको स्कोर दे देंगे यहाँ पे ग्रेड ए। ठीक है, एल्स इफ यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे, अगर उसका जो स्कोर होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तब हम उसको स्कोर देंगे ग्रेड बी। एल्स इफ अगर उसका जो स्कोर होता है, सॉरी, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तब हम उसको देंगे ग्रेड सी। इफ इन केस अगर कोई बच्चा इसमें भी परफॉर्म नहीं करता, अब हम उसको डायरेक्ट फेल करने वाले, तो मैं यहाँ पे सिंपल लॉग लगा देता हूँ और यहाँ पे करवा देता हूँ उसको फेल। नेक्स्ट टाइम और मेहनत से ट्राई करना।
लेट्स चेक। सो मेरे पास आ गया है ग्रेड ए, तो मैं 98 के पास जाता हूँ तो वो मुझे दे देगा ग्रेड ए प्लस। अगर मैं 60 से कम लेके आता हूँ, इफ इन केस अगर मैं 59 लेके आता हूँ तो मेरे को लिख के आ जाएगा फेल। नेक्स्ट टाइम मेहनत से ट्राई करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज द नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट यूजिंग लैडर स्टेटमेंट, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से समझा ये सारे ऑप्शंस को। मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ, हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था। तो हमने सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स देखा, उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स देखा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैडर इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा प्रोग्राम करके बताया, जहाँ पे हमने मैक्सिमम नंबर भी फाइंड किया एंड देन मिनिमम नंबर भी हमने उसके अंदर फाइंड किया, ठीक है। थर्ड हमने देखा लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस एंड स्कोर के साथ में ट्राई किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से आप इसको कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एम भी कर रहा हूँ 5 लाइक्स, ठीक है। आई नो कि बहुत ज़्यादा कम है, बट आई नो कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या वो लोग हैं जो इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वो इस एम और ये टारगेट को अचीव करा देंगे। थैंक यू सो मच। सो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।